Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 5th of May 2025. तो गाइज आज है तारीख 5 मई 2025 और है मंडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी करंट अफेयर्स यहाँ पर हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको हर एक आर्टिकल को लेकर मिल जाएगी कि जितनी भी खबरें आज डिस्कस कर रहे हैं उसको लेकर भविष्य में किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है आप उसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। करना क्या है, लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि वीडियो के लास्ट में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। उन क्वेश्चन में कोई किसी प्रकार का हिंट नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, बस खाली मैं फोकस करना चाहता हूं कि आपका कंसंट्रेशन थोड़ा सा इंप्रूव हो। आप पूरे लेक्चर में जितनी भी चीज़ें हैं उनको बहुत अच्छे से सुनेंगे तो लास्ट में अपने आप ही सभी क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, जो आपकी मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन पावर को भी बूस्ट करेगा। थोड़े से मिनट आपके यहाँ पर लेने वाला हूँ इस पर्टिकुलर सेशन में। ज़रा मेक श्योर कीजिएगा जितने भी लोग पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल पे सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर लें ताकि कल भी अर्ली मॉर्निंग में, क्योंकि ये वीडियो रोजाना सुबह 5:30 बजे अपलोड हो जाता है, तो आपकी दिन की शुरुआत बेहतरीन तरीके से सभी इंपॉर्टेंट खबरों के साथ में यहाँ पर हो जाती है। तो दोस्तों बाकी इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह अगर आप लोगों को चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम पर पहुंच जाना। वहां पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना है आपको दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ, मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां से आप इस लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन मिलने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। ऐसा नहीं आपके सामने आंसर होगा तो आप अचानक से दे दोगे, थोड़ा सा अल्टीमेट लेवल पर जाने वाले हैं, अच्छे से हर एक चीज़ों को सुनना है। चलिए दोस्तों, खबर नंबर 1 आज की वो क्या है? वो खबर है भाखड़ा डैम को लेकर। रिसेंटली भाखड़ा डैम चर्चाओं में आया है। जब बात करते हैं डैम को लेकर तो इंडिया के डैम्स को लेकर जो स्पेशली न्यूज़ में रहते हैं उसको लेकर बहुत सारे एग्जामिनेशन के अंदर में क्वेश्चन बनते हैं। यूपीएससी ने भी कुछ डैम्स को लेकर सवाल पूछा है। अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 ये आता है, सर हम अचानक से भाखड़ा डैम को डिस्कस क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो दोस्तों ये है आपके सामने उसके पीछे का रीज़न। हाल ही में भाखड़ा डैम को लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी होती हुई नजर आई है। हुआ क्या है, पंजाब और हरियाणा के बीच में, देखो पंजाब की जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आ गई और एक साथ आने के पीछे का उनका मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस यह है कि हम हरियाणा को अपने भाखड़ा डैम से एक बूंद पानी नहीं देंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर मेंशन की जा रही है। हरियाणा पंजाब के बीच में भाखड़ा डैम को लेकर रिसेंट समय पर एक बड़ी कंट्रोवर्सी आई। इस वजह से एक और मैसिव मुद्दा उठ चुका है जिसको हमने नाम दिया है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। दो राज्यों के बीच में पानी को लेकर जो विवाद है उसको इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट हम लोग कहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा मैटर है, वाटर शेयरिंग को लेकर ऑलरेडी पंजाब हरियाणा के बीच में पहले भी अलग अलग प्रकार के जो इश्यूज हैं वो रह चुके हैं। हालांकि यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि भाई पानी है तो आराम से इक्वली यहाँ पर अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, दोनों ही जगह को आराम से रिस्पेक्ट करके, ऐसा ना हो कि यहाँ पर एक जगह पे पानी रोक लिया गया है, एक जगह पे पानी मिल रहा है, जिससे जिस पे जगह पे पानी नहीं मिला वहाँ पे सूखा पड़ जाए, वहाँ के एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को पानी ना मिले, ऐसा ना करें। यहाँ पे हमें फोकस करना होगा कि उस रिसोर्स का अच्छी तरीके से या इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। तो हाल ही में यहाँ पर ये पूरा मामला निकल कर आया है, पूरी कंट्रोवर्सी निकल कर आई है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में क्या ये कंट्रोवर्सी आपसे पूछी जाएगी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, एग्जाम तो पॉलिटिक्स से पूरा तरीके से दूर है। अगर आप लोग यहाँ पर यूपीएससी या स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा? दोस्तों पूछा जाएगा तो भाखड़ा डैम को लेकर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिएगा। सबसे पहले इसकी जोग्राफिकल लोकेशन, भाखड़ा डैम एग्जैक्टली है कहाँ पे लोकेटेड? तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे, भाखड़ा डैम आज के समय पर सतलज नदी पे बना हुआ एक इंपॉर्टेंट डैम है। जब हम बात करते हैं सतलज रिवर की दोस्तों, तो ये वो रिवर आपको देखने को मिल जाएगी, सतलज रिवर। ठीक है, यहीं पर आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा भाखड़ा डैम। ठीक है, ये भाखड़ा डैम का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गाँव है भाखड़ा गाँव। तो ये जो डैम है इसका जो नाम है इसी गाँव के ऊपर रखा गया है, भाखड़ा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसी गांव में दोस्तों यहाँ पर ये डैम प्रेजेंट है। ये डैम आप कहोगे सर अभी आपने बोला पंजाब इसको पानी नहीं दे रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है ये जो पर्टिकुलर डैम है दोस्तों ये पंजाब और हिमाचल के जस्ट बॉर्डर पे प्रेजेंट है। ठीक है, यहीं पर आप देख पाएंगे। ठीक है, नीचे पंजाब ऊपर हिमाचल, यहाँ पे देख पाएंगे ये जो डैम है एक बॉर्डर वाले रीजन पे प्रेजेंट है। ठीक है, मेन हिस्से पे, मेन बॉर्डर वाले रीजन पर आपको देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली ये है, ये मैप बहुत शानदार है। आप देख पाएंगे ये पंजाब है, ऊपर हिमाचल है, इनका ये रहा यहाँ पर पर्टिकुलर बॉर्डर, ये रहा भाखड़ा नंगल डैम। देखो एक चीज़ और है, आपने सुना होगा अभी हम केवल भाखड़ा डैम की बात कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा भाखड़ा नंगल डैम। कहोगे हम भी यहाँ पर यही सुनते हैं कि भाई ये भाखड़ा डैम नहीं है, भाखड़ा नंगल डैम है।
देखिए मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दूं, भाखड़ा और नंगल डैम ये दो अलग अलग डैम हैं, दो सेपरेट डैम हैं, दोनों आसपास हैं। ठीक है, उसी नदी पर भाखड़ा के नीचे जस्ट नंगल डैम बना हुआ है। तो कई बार दोनों का जो नाम है वो साथ में मिलाकर बोल दिया जाता है कि ये भाखड़ा नंगल डैम है। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। दूसरी चीज़, अब इस डैम के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। अब देखिए ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसकी हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, अब देखो अलग अलग वेबसाइट पर अवेलेबल होता है तो उसको मेंशन कर दिया गया। ये सब याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। याद जो रखना है वो ये रखना है, ये पूरे एशिया का दूसरा सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट डैम है। ठीक है, तो एशिया का पहला सबसे टॉलेस्ट डैम कौन सा है, वो है तेहरी डैम, जो उत्तराखंड के अंदर भारत में प्रेजेंट है। तेहरी के बाद ये दूसरा टॉलेस्ट डैम आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम है भाखड़ा डैम। भाखड़ा डैम का हम थोड़ा सा इतिहास देखते हैं, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं वो क्या कहता है। दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो देश की आज़ादी के बाद में भारत के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, तो जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद ही दोस्तों यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्शन है इसकी शुरुआत हो जाती है जस्ट नेक्स्ट ईयर 1948 के अंदर। और जब यहाँ पर जब कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, ऑब्वियस ही बात है, तो स्टार्टिंग में फाउंडेशन रखी जाती है, नींव रखी जाती है। तो भारत के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने यहाँ पर इसका नींव रखा, मतलब जो सीमेंट की जो भी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बाल्टी वगैरह थी वो यहाँ पर गिराई, इस तरीके से फाउंडेशन रखा गया, नींव शुरू करी गई, देन उसके बाद में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। अब वो जो कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तब जाके यहाँ पर धीरे धीरे करके कुछ साल हमको लगे, देन जाके ये भाखड़ा नंगल डैम तैयार होता है। ठीक है, इसमें मैंने नंगल वर्ड यूज़ कर दिया है, लेकिन भाखड़ा डैम की हम बात कर रहे हैं, भाखड़ा डैम तैयार हुआ। लेकिन आप ये भी देखो कि कंस्ट्रक्शन अगर हमने 1948 में शुरू कर दिया था, तो ये डैम कंप्लीट कब हुआ दोस्तों, ये डैम कंप्लीट हुआ 1963 में, 1963 के अंदर में, ध्यान रखिएगा। फिर एक चीज़ और है, अब देखो एग्जाम में यहीं पे घुमा के क्वेश्चन बन सकता है, जिसने पढ़ा होगा वो सॉल्व कर देगा। देखो आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए, न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया ये किसको कहते हैं, ये भाखड़ा नंगल डैम को ही कहते हैं। ये जो टर्म है इसको जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। ठीक है, ये कहते थे कि जब देश आज़ाद हुआ तो यहाँ पर जब हम वापस से रिवाइव कर रहे हैं तो उसका एक नया मंदिर है यहाँ पर, न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। ठीक है, तो इसको ये नाम दिया गया क्योंकि नेशन बिल्डिंग में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उस चीज़ को दिखाया जा रहा था। तो आप लोगों से क्वेश्चन बन जाए, न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया क्या है, आप कहोगे वो भाखड़ा डैम है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया। चलिए आगे आते हैं। अब बात आती है इसके ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैनेज कौन करता है, इसका मैनेजमेंट और इसका सारा का सारा ऑपरेशन करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया है जिसका नाम है भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर बोर्ड है ये क्या करता है, डैम के हर एक फंक्शन को हैंडल करने का काम करता है, चाहे वो डैम का फंक्शनिंग हो, डैम का मेंटेनेंस हो, डैम का पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हो, यहाँ से चाहे बिजली बनाना हो, ये सारा काम इस बोर्ड का देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात आती है कि इस डैम के पास में जो रेजर्वायर प्रेजेंट है, बड़ी झील जो जिसको हम कहते हैं, वो कौन सी है, तो जो रेजर्वायर है यहाँ पर वो है गोविंद सागर, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस गोविंद सागर की जब बात करते हैं तो ये इस प्रकार का दूसरा सबसे बड़ा रेजर्वायर है जो भारत के अंदर में प्रेजेंट है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 9.34 बिलियन क्यूबिक मीटर्स के आसपास है। इस कैपेसिटी को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये याद रखना सेकेंड लार्जेस्ट रेजर्वायर इन इंडिया इज गोविंद सागर रेजर्वायर। पहला लार्जेस्ट कौन सा है, अगर ये सेकंड है तो पहला है दोस्तों यहाँ पर इंदिरा सागर डैम, ध्यान रखना। तो आपको दो तीन चीज़ें जानने को मिली हैं, क्या क्या जानने को मिली हैं, जब आपसे पूछा जाए टॉलेस्ट डैम इन इंडिया वो है तेहरी डैम, फिर आपसे पूछा जाए, ठीक है, सॉरी एशिया का टॉलेस्ट डैम, फिर आपसे पूछा जाए एशिया का सेकंड टॉलेस्ट डैम तो वो कौन सा है, तो वो है भाखड़ा डैम। ठीक, फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बने न्यू टेम्पल रिसर्जेंट ऑफ इंडिया, तो ये क्या है, ये भाखड़ा डैम है। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बने रेजर्वायर के बारे में, तो यहीं पर रेजर्वायर प्रेजेंट है गोविंद सागर। गोविंद सागर दूसरा सबसे बड़ा रेजर्वायर है इंडिया के अंदर में। पहला रेजर्वायर जो है वो है इंदिरा सागर डैम, ठीक है, जो मध्य प्रदेश के अंदर में प्रेजेंट है, ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट वाली कैटेगरी में रखा गया है। अब बात आती है इसके इंपॉर्टेंस के बारे में, इसका महत्व क्या है भाखड़ा डैम का। इसका सबसे पहला महत्व यहाँ पर यह है कि इसमें जो पानी रोकते हैं उसका पानी का जो इस्तेमाल है वो एग्रीकल्चर पर्पस के अंदर में, खेती के अंदर में, सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इससे बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस किया जाता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। फिर उसके बाद क्योंकि जब पानी यहाँ पर बढ़ जाता है तो उस पानी को यहाँ पर रोका जाता है जिससे फ्लड को कंट्रोल किया जा सकता है निचले वाले हिस्से में, क्योंकि ऊपर डैम बना है, पानी नीचे की साइड में बह रहा है, तो ऊपर जो डैम बना है भाखड़ा डैम, मान लो ऊपर से पानी ज़्यादा आ रहा है तो फ्लड को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर रोक लिया जाता है पानी। ठीक है, उसके अलावा
क्योंकि ये जो भाखड़ा डैम है यहीं से पानी पहुंच रहा है पंजाब के अंदर में, पंजाब से हरियाणा फिर राजस्थान तक यहाँ पर ये पानी जा रहा है। तो दोस्तों होता क्या है कि इन सभी पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, जो एक हरित क्रांति हुई है, उस हरित क्रांति में एक सबसे बड़ा जो योगदान है वो इसी भाखड़ा डैम का है। और भाखड़ा डैम के साथ हम नंगल डैम मिला दें, क्योंकि भाखड़ा के नीचे ही नंगल डैम बना हुआ है, तो ये बन जाता है भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसको लेकर जो मिसकंसेप्शन होता है कि भाखड़ा नंगल एक है, ध्यान रखना ये अलग अलग है। हालांकि कई बार हम दोनों का नाम जोड़ के ज़रूर से बात करते हैं। भाखड़ा डैम ये मेन डैम है, मेन स्टोरेज जहां पर पूरा का पूरा जो जनरेशन कराया जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो यहीं से हो रहा है। नंगल डैम की बात करेंगे तो ये छोटा सा यहाँ पे डाउन स्ट्रीम बना दिया गया है कि भाखड़ा से, क्योंकि होता क्या है कि ये नदी है, ऊपर यहाँ पे हम लोगों ने पानी रोकने के लिए भाखड़ा डैम बना दिया। अब यहाँ पर मान लो फ्लड की सिचुएशन बनी हुई है, तो ऊपर यहाँ पर पानी रोक रखा है, पानी को रिलीज़ भी करना है, तो रिलीज़ करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, जिसको बाद में हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है सारा रिलीज़ होगा एक साथ तो नीचे तक आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा रिलीज़ होगा। तो हमने नीचे एक डैम बना रखा है, एक और नंगल डैम। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, उस पानी को स्टोर कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो ये भाखड़ा का जो पानी है उस फ्लो को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर जो ये नंगल डैम है वो भी देखने को मिलेगा। दैट इज़ वाई भाखड़ा नंगल यहाँ पर यह नाम दे दिया जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। तो पंजाब ने बोला है हरियाणा को पानी नहीं देंगे इस डैम से, ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है। देखते हैं इस समस्या का जो समाधान है वो कैसे निकलेगा। दूसरी तरफ यहाँ पर जो ध्यान रखना है इसका लोकेशन, स्टार्टिंग में मैंने शायद पंजाब बोल दिया है, लोकेशन इसका जो एग्जैक्ट है वो सतलज नदी पर है। ध्यान रखिए, हिमाचल प्रदेश के अंदर में भाखड़ा नाम के गांव के अंदर ये इस नदी पे प्रेजेंट है भाखड़ा नंगल डैम। ठीक है, जस्ट ये वाला पॉइंट है जहां पे पंजाब हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर हो गया, समझ गए। चलिए आगे आते हैं उसके बाद अगले इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे, जितना भी डिटेल्स ये मैंने दी हैं, इस डिटेल को आप चाहते हैं कि यहाँ प्रिंटेबल फॉर्म में PDF मिल जाए, इस PDF से पढ़ना बहुत हैक्टिक है, 100 स्लाइड कैसे पढ़ेंगे, तो वो सब चीज़ें आपका रिजॉल्व कर दिया जाता है। एक ऐसा PDF जिसका चाहो तो आराम से प्रिंट आउट निकलवाओ, छोटा सा PDF मिलेगा आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है, विद प्रॉपर फोटोज़, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन के अंदर में। सारे नोट्स आपके वहाँ पर रेडी रहते हैं। और केवल इसी लेक्चर का नहीं, इसके बाद जो यहाँ पर आपका द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस अपलोड होगा, उस लेक्चर का भी PDF आपको उसी ग्रुप में मिल जाता है। और ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फ़ी पेमेंट है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368, इस नंबर पर मैसेज कर देना आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर आते हैं अगली इंपॉर्टेंट खबर की तरफ। दूसरी खबर हमारे लिए ये भी बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक पोर्टल के बारे में जिसका नाम है डिपो दर्पण पोर्टल। ठीक है, क्या डिपो दर्पण पोर्टल के बारे में यहाँ पर ये डिस्कशन होगा, इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेबसाइट जो कि क्या करेगी, जो कि हमारा जो फूड स्टोरेज है या गोदाम जहाँ पे हम लोगों ने अनाज रख रखा है उसके प्रोटेक्शन के ऊपर में, वहाँ पे एक अच्छी क्वालिटी को मैनेज किया जाए, उसके ऊपर में ध्यान रखने का इसका मेजर काम होने वाला है। तो आइए मैं आपको समझा देता हूँ कि एग्जैक्ट मैटर चल क्या रहा है। हम बात कर रहे हैं किस चीज़ के बारे में, डिपो दर्पण पोर्टल के बारे में यहाँ पे ये सारा डिस्कशन हो रहा है। तो सबसे पहली चीज़, हम इसको क्यों कवर कर रहे हैं, ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट या जो पोर्टल है एक नया इनिशिएटिव है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की साइट से शुरू करा गया है। याद कैसे रखना है, इस डिपो पोर्टल के अंदर में मेन फोकस किया जा रहा है जो सरकार, खासकर जैसे आपने सुना होगा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अपने वेयर हाउस हैं, गोदाम है। ठीक है, अब जब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हमारे फार्मर से फसलों को खरीदता है, क्रॉप्स को परचेज करता है MSP के ऊपर में, तो उन फसलों को रखने के लिए, क्योंकि अपना पहले से स्टॉक भी मेंटेन करके रखते हैं ताकि कोई आपदा आ जाए तो उस समय पर उस स्टॉक से रिलीज़ किया जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है कोविड-19 के समय पर प्रॉब्लम आई, फूड शॉर्टेज हुआ, तो यहाँ पर FCI ने अपना रखा हुआ स्टॉक निकालना शुरू किया। तो इन्होंने यहाँ पर स्टॉक जो रखते हैं, बड़े बड़े गोदाम हैं दोस्तों, अलग अलग डिपो स्टेशंस यहाँ पर बना रखे हैं जहाँ पर इस तरीके से अनाज को रखा जाता है। अब अनाज की सिक्योरिटी होना ज़रूरी है भाई, इसमें नमी नहीं पड़नी चाहिए वरना सड़ जाएगा, इतना सारा बड़े लेवल पर बड़े मात्रा में गेहूँ रखा हुआ है।
तो इसके ऊपर निगरानी रखने के लिए इस पर्टिकुलर वेबसाइट को बनाया गया है। और इस वेबसाइट का जो यहाँ पर मेन इनिशिएटिव है किसके अंडर में आता है, एक मंत्रालय के अंदर जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आप समझ रहे होंगे, जहाँ पे हम राशन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। ये भी यहाँ पर राशन में ही दिया जाता है सारा का सारा जो गेहूँ वगैरह है। तो ऐसे मंत्रालय का नाम ध्यान में रखिएगा। तो इस मंत्रालय का मेन पर्पज़ क्या है? मेन पर्पज़ यह है जितने भी अनाज के डिपो हमारे पास में करंट समय पर प्रेजेंट हैं, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना, उनके सेफ्टी पे ध्यान रखना और उनमें ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना पूरे भारत भर में। क्योंकि ऐसा तो नहीं है केवल एक जगह पे गोदाम है, पूरे भारत में दोस्तों इस तरीके से 2278 फूड ग्रेन के डिपोट्स हमने बना रखे हैं। इसको कौन मैनेज करता है? इसको मैनेज करने वाला पहली बॉडी हमारी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ही है, दूसरी बॉडी है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन और तीसरी बॉडी है स्टेट वेयर हाउसिंग एजेंसीज, ठीक है। एक केंद्र सरकार के अंडर आने वाली, राज्य सरकार के अंडर आने वाली, देन उसके बाद में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये तीन मिलकर क्या करते हैं? ये सारे के सारे जितने भी हमारे ग्रेन डिपोट्स हैं इनको मैनेज करने का काम करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेन पर्पस क्या है? अब यहाँ पर इसको लॉन्च कर दिया है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से इस पर्टिकुलर पोर्टल को, इस वेबसाइट को, जिसका मेन पर्पस क्या होगा? देखो अब आप सोचोगे सर ये क्या कह रहे हैं आप? अभी तो आपने बोला इस पोर्टल को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने, अब आप कह रहे हैं कि इसको लॉन्च किया है डिपार्टमेंट ने। दोस्तों यहाँ पर ये जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसी मंत्रालय के अंदर में आता है। क्या होता है ना, सबसे पहले यहाँ पे देखो दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। जब भी आप किसी स्कीम को पढ़ते हैं तो याद रखिए वो कौन से मंत्रालय के अंडर में है आ रही है और फिर कौन से डिपार्टमेंट के अंदर में आ रही है। वो जो डिपार्टमेंट होता है ना, एक मिनिस्ट्री के अंदर में वेरियस अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो एक मंत्रालय, मेन मंत्रालय पता होना चाहिए। ज़्यादातर क्वेश्चन मंत्रालय पे ही पूछा जाता है, डिपार्टमेंट्स पे बहुत कम पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए डिपार्टमेंट भी कौन सा है वो एग्जैक्टली। तो इस मिनिस्ट्री के अंदर में ये डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है ये, जिसने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? डिजिटली सारी चीज़ें मॉनिटर करना, जो भी गोदाम के अंदर में ये सारा अनाज रखा है उसकी क्वालिटी को, उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, सारे डिपोट्स के अंदर में जो फैसिलिटीज़ हैं वो इम्प्रूव करना, ये हमारा मेन पर्पज़ है, ध्यान में रखेगा। इसलिए यहाँ पर बस इस पोर्टल को लेकर आया गया है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो पब्लिक फूड स्टोरेज है इसके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रखना, रियल टाइम में ट्रैक करना सिचुएशन क्या चल रही है, कीड़े मकोड़े ना लग जाएं, है ना, कीड़े ना लग जाएं तो उसके यहाँ पर बचाना, ये सारा का सारा मेन पर्पज़ है हमारा, जो कि इस पोर्टल के थ्रू किया जा रहा है। क्वेश्चन ये आता है कि ये वर्क कैसे करेगा? सर इसका वर्किंग प्रोसेस क्या होगा? वर्किंग प्रोसेस में सबसे पहली चीज़ दोस्तों, जितने भी डिपो हैं उसका एक मैनेजर होता है। वो जो मैनेजर है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उस प्लेटफॉर्म पे या उस वेबसाइट पे अपलोड करेगा, क्योंकि ये सारा का सारा जियो टैग डेटा होने वाला है, ठीक है। क्योंकि होगा क्या, ये जो सिस्टम है इस पर सारा का सारा सिस्टम ऑटोमेटिक तरीके से काम करेगा। जो पूरा सिस्टम इस पर रखा जाएगा वो ऑटोमेटिकली सारी रेटिंग देगा, एक्शन पॉइंट्स, इंप्रूवमेंट के अलर्ट्स प्रोवाइड करवाएगा और सारा का सारा जो वैलिडेशन है वो सुपरवाइजरी ऑफिसर करने वाला है। फिर लास्ट में ये सारी रिपोर्ट किसके पास में जाएगी? थर्ड पार्टी के पास में जाएगी। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट अपनी साइड से ही सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर देगी, याद रखना थर्ड पार्टी के पास में ये सारा डिटेल जाएगा। फिर रैंडमली जो थर्ड पार्टी ऑडिट है वो भी यहाँ पर आएगा, यानी थर्ड पार्टी इसको देखेगी कि एग्जैक्टली कैसे यहाँ पर सारी चीज़ें चल रही है, वो उसकी ऑडिटिंग करेगी। समझ गए? फिर बात आती है यहाँ पर स्मार्ट वेयर हाउसिंग एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंटीग्रेशन। एक और चीज़ है भाई, हो क्या रहा है यहाँ सबसे, क्योंकि ये डिपो दर्पण पोर्टल जो हम लेकर आ रहे हैं इसका मेन पर्पस क्या होगा? इसका मेन पर्पस होगा जितना भी स्मार्ट टेक है या इंटरनेट ऑफ थिंग्स के सेंसर्स हैं एडवांस लेवल पर, स्पेशली यहाँ पर इसे हमें क्या करना है, इसे हमें डिजिटली एक प्लेटफॉर्म के साथ में कनेक्ट करना है। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, नई प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज़ करने वाले हैं। जैसे एम्बिएंट सेंसर लगाए जाएंगे यहाँ सभी जगह डिपोट्स पे। ये क्या करेगा, उस पूरे रूम का जिसमें अनाज रखा हुआ है वहाँ का टेम्परेचर को वो ट्रैक करता रहेगा। टेम्परेचर ऊपर नीचे तो नहीं है, वहाँ पे हवा में ज़्यादा नमी तो नहीं है, क्योंकि नमी होगी तो इससे जो हमारा अनाज है वो ख़राब होने लगेगा, उसमें पानी जब लगेगा तो। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर CO2 सेंसर, जो यहाँ पर चेक करेगा हमारे अनाज के अंदर में कहीं पर कोई कीड़ा तो नहीं लग रहा है। फॉस्फीन गैस सेंसर भी यहाँ पर लगाया जाएगा, जो वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे होंगे कोई टॉक्सिक गैस अगर वहाँ से निकल रही है तो तुरंत वर्कर्स को अलर्ट किया जा सके कि भाई भागो, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए लगाया गया है। फिर गेट शटर सेंसर आपको देखने को मिलेगा, भाई गेट जो है सभी तरीके से प्रोटेक्टेड है या नहीं है। वेंटिलेशन कंट्रोल यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा, ठीक है, कि हवा वगैरह जो यहाँ पर टॉक्सिक गैसेस वगैरह हैं वो आराम से पास हो सकती हैं या नहीं। फिर इसमें फायर और स्मोक सेंसर भी लगाए जाने की बात हो रही है, ठीक है। ये क्या करेगा, अर्ली वार्निंग देगा ताकि कोई आग वगैरह लगती है तो उससे यहाँ पर बचाया जा सके।
तो ये जो वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट है, जो ये गोदाम का कॉन्सेप्ट है, इस गोदाम को थोड़ा एडवांस लेवल पर लेकर जा रहे हैं। और एडवांस लेवल पर कैसे जा रहे हैं? स्मार्ट टेक्नोलॉजी या इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल करके। और वो सारी टेक्नोलॉजीज ये सारी हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। नाउ अब आते हैं आगे। अब क्वेश्चन आता है एआई और सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी को लेकर, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, है ना। अब इसमें क्या होने वाला है दोस्तों, इन्हीं गोदाम के अंदर में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे ताकि इस गोदाम के अंदर जितने भी बैग हैं, जितने भी कट्टे बोरे हैं, यहाँ पर जो चावल गेहूँ जो भी है, उसकी अच्छी तरीके से काउंटिंग हो सके और सारा का सारा जो स्टॉक है उसका डेटा हमारे पास में हो। क्योंकि इंसान जब काउंटिंग कर रहा है तो उसमें काफ़ी बार एरर भी हो जाता है। ठीक है, तो एररलेस काउंटिंग के लिए यहाँ पर एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। दूसरा एएनपीआर, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन आपको देखने को मिलेगा। यानी जो व्हीकल्स यहाँ से निकलते हैं, है ना, इन गोदामों से गोदाम के अंदर में से उन व्हीकल्स को ट्रैक करने के लिए उनका एग्जिट एंट्री, कौन सी गाड़ी आ रही है अंदर अनाज लेके, कौन सी गाड़ी जा रही है, ये सब ट्रैकिंग को लेकर भी इसमें सारे के सारे प्रोविजंस मेंशन करे गए हैं। फेस रिकग्निशन सिस्टम यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे क्या होगा, जो डिपोट्स हैं यहाँ पर कौन व्यक्ति है कौन नहीं है उसका हर एक डेटा यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ऑब्वियसली उनका सारा का सारा जो फेस रिकग्निशन डेटा है वो यहाँ पर रहने वाला है इस सिस्टम के अंदर। तो ये जो पूरा डिपो दर्पण पोर्टल आने वाला है, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन भी होगी। और जो मोबाइल एप्लीकेशन होगी, इस मोबाइल एप्लीकेशन को डिज़ाइन किया गया है सुपरवाइजरी ऑफिसर के लिए। वही सुपरवाइजरी ऑफिसर जिसके अंडर में एक पर्टिकुलर डिपो आता है। ठीक है, उस डिपो का यहाँ पर एक मैनेजर होता है, चाहे वो डिपो हो, वो ठीक है वाला गोदाम हो, उसका मैनेजर हो, सब एक सुपरवाइजरी ऑफिसर के अंडर में आएंगे। ये सुपरवाइजरी ऑफिसर इन हर चीज़ के ऊपर में निगरानी रखेगा, एक ऑटोमेटेड रिपोर्ट तैयार करेगा, उसके पास में रियल टाइम इंफॉर्मेशन आ रही होगी ताकि हम हमेशा अपने गोदाम को लगातार इम्प्रूव करके रख सकें। ताकि क्योंकि भविष्य में हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम देख पा रहे हैं फूड सिक्योरिटी एक बड़ा चैलेंज है। ठीक है, तो वो जो फूड सिक्योरिटी है उसकी समस्या देश हमारा कभी फेस ना करे, ये हमारा मेन पर्पज़ है। क्योंकि अच्छी तरीके से अनाज भंडारों में भरा रहेगा, लोगों तक यहाँ पर यह अनाज पहुँचता रहेगा सस्ते दाम में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से जो राशंस यहाँ पर गवर्नमेंट की साइड से दिए जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम डिजिटल इंडिया, स्मार्ट गवर्नेंस टूल्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में अगर आप देखोगे तो आपको पता है टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि हम लोगों को 2030 तक अचीव करने हैं। तो इसको अचीव करने में दुनिया भर की कंट्रीज़ लगी हुई हैं। हालांकि बहुत पीछे हैं हम लोग। इसी में दोस्तों यहाँ पर 17 में से जो सेकंड नंबर का गोल है वो ज़ीरो हंगर वाला है। ठीक है, भूखमरी को ख़त्म करने वाला। तो अगर हमारा सप्लाई चेन इनिशिएटिव, वेयर हाउसिंग, ये सब कुछ अच्छा रहेगा तभी तो यहाँ पे लोगों तक पर्याप्त मात्रा में खाना पहुँच पाएगा। नहीं तो फिर अगर इन गोदामों में खाना सुरक्षित नहीं रहेगा, अनाज सड़ जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, तो लोगों तक वो कैसे पहुँचेगा। तो यहाँ पर ज़ीरो हंगर को इंश्योर करने के लिए भी ये जो यहाँ पर इनिशिएटिव चलाया गया है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पर शेयर किया जा रहा है। चलिए दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। थर्ड खबर जो है ये हमारी आज के थंबनेल वाले रिलेटेड न्यूज़ से है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हम बात करने वाले हैं दुनिया का 5वां सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी के बारे में, सबसे ऊंचे पहाड़ के बारे में। सबसे ऊंचा पहाड़ वैसे दुनिया का टॉप नंबर 1 पे कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये तो हम लोग को रटा रहता है, लेकिन 5th नंबर वाला जो पहाड़ है वो चर्चाओं में, जिसका नाम है माउंट मकालू। ठीक है, माउंट मकालू, ध्यान में रखना, न्यूज़ में है, क्वेश्चन बन सकता है। पहले मैं आपको बता दूं कि इसके न्यूज़ में रहने के पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि खबर पढ़ना भी ज़रूरी है कि आखिरकार हम ये डिस्कशन कर क्यों रहे हैं, है ना। तो दोस्तों न्यूज़ में रहने का पीछे का रीज़न यहाँ पर यह है कि हाल ही में जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है, याद रखिए कौन सी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इन्होंने सक्सेसफुली इस माउंट मकालू की चढ़ाई की है। ये सारा इन्फॉर्मेशन हमारे सामने निकल कर आया है, जिस वजह से अभी के समय पर ये चर्चाओं में है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब आते हैं दोस्तों थोड़ा सा माउंट मकालू के बारे में पढ़ते हैं डिटेल से। तो पहली बात ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट फैक्ट है आपका, माउंट मकालू 5वां सबसे ज़्यादा हाईएस्ट माउंटेन है पूरे वर्ल्ड में। सबसे ऊंची चोटी वाला 5वां ये हाईएस्ट माउंटेन देखने को मिलेगा। अच्छा, ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका लोकेशन याद रखिए दोस्तों, नेपाल और तिब्बत जिसको चाइना ने कब्जाया, आज वो चाइना का हिस्सा है। तो नेपाल और तिब्बत के बीच में जो बॉर्डर है वहीं पर एक रेंज पड़ता है जिसको बोलते हैं महालंगुर रेंज। तो इसी रेंज में ये पहाड़ लोकेटेड है। अगर मैं आपको पर्टिकुलरली ये फोटो दिखाऊं तो दोस्तों ये अपना भारत है, ये नेपाल है, ऊपर तिब्बत है, इनके बॉर्डर वाले रीजन के पास में ये माउंट मकालू। ठीक है, क्योंकि ये नेपाल का बॉर्डर है, ये रहा माउंट मकालू दोस्तों, ये पोजीशन आपको देखने को मिल जाती है बॉर्डर के पास में। क्लियर हो गया। अब वैसे अगर आप देख पाओगे दुनिया के टॉप 10 हाईएस्ट माउंटेन्स के बारे में, तो सबसे ऊपर आता है माउंट एवरेस्ट,
जिसकी हाइट है 8848.86 मीटर। दूसरा है माउंट केटू, ठीक है। फिर तीसरा है माउंट कंचनजंगा, फिर है यहाँ पर माउंट लोटसे, देन पाँचवें नंबर पर है माउंट मकालू, जिसके बारे में अभी हम यहाँ पर ये पूरा का पूरा डिस्कशन कर रहे हैं। ये बात दोस्तों क्लियर हो गई। अब आगे सुनिए, 2-3 फैक्ट तो यहीं पे आप लोग के कवर हो गए कि कहाँ पे लोकेटेड है, ये हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया है। देखो माउंट एवरेस्ट के पास में है। माउंट एवरेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो लगभग 23 किलोमीटर 23 किलोमीटर की दूरी पर ये यहाँ पर देखने को मिल जाता है माउंट मैकालू। ये जो अभी हमने फोटो देखा है दोस्तों, ये दुनिया के टॉप 10 हाईएस्ट माउंटेन्स का फोटो देखा है। बाकी इंडिया के अगर आप टॉप 10 माउंटेन रेंजेस को पढ़ना चाहते हैं तो उनकी लिस्ट आपके सामने ये प्रेजेंट है। पहला है कंचनजंगा जो सिक्किम में प्रेजेंट है। क्या ये है पहला? नहीं, पहला है दोस्तों यहाँ पर K2 गॉडविन ऑस्टिन। ये हालांकि यहाँ पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले रीजन में प्रेजेंट है, लेकिन वो हिस्सा किसका है तो हमारा ही ना हिस्सा। तो कई बार हम यहाँ पर काउंट नहीं करते हैं गॉडविन ऑस्टिन को, लेकिन क्यों नहीं काउंट करें, ठीक है। तो ये सबसे ऊपर है। दूसरा यहाँ पे कंचनजंगा, तीसरा नंदा देवी, चौथा कामेत और पांचवा यहाँ पर है साल्टोरो कांगरी। ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं जो माउंटेन रेंजेस हैं, टॉप हाईएस्ट पीक्स के बारे में हम यहाँ पर यह डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। आगे आते हैं। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ के टोपोग्राफी और नेचुरल फीचर्स के बारे में थोड़ी सी बात की जा रही है। ये क्या मामला है? मामला यह है कि इस पर्टिकुलर जगह का रेंज कैसा है। जब बात करता है मकालू की, तो मकालू कोई एक पहाड़ थोड़ी है। मकालू के आसपास और भी बहुत सारी चोटियां हैं। मकालू मेन है जो पांचवा दुनिया का सबसे हाईएस्ट वाला माउंटेन है। उसके अलावा इसके आसपास मकालू 1, 2, इसके आसपास के जो हैं वो 1, 2 करके नाम रख दिया गया है। ये जो माउंटेन है, ये माउंटेन एक नेशनल पार्क में प्रेजेंट है। ये आप बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और वो नेशनल पार्क है मकालू बरुन नेशनल पार्क। मकालू बरुन नेशनल पार्क। मैंने मकालू नहीं लिखा, नेशनल पार्क नहीं लिखा, लेकिन बरुन जरूर लिखा है। बरुन क्यों ये वर्ड यूज किया जा रहा है? क्योंकि दोस्तों आप देखते होंगे जब भी हम बात करते हैं पहाड़ों की, या आपने एक वर्ड सुना होगा वैली। वैली मतलब क्या होता है? जो हमारी घाटियां हैं, ठीक है, दो तरफ पहाड़ हैं, बीच में से यहाँ पर जो नदियाँ गुजर रही हैं, एक खूबसूरत सा नज़ारा, आसपास वाटरफॉल है, तो उसको बोलते हैं वैली, ठीक है। तो यहीं पर एक वैली है जिसका नाम है बरुन वैली। और ये बरुन वैली कहाँ पर है? इसी माउंट मकालू के जस्ट नीचे, यहीं पर घाटी प्रेजेंट है। और ये जो पूरा माउंट मकालू कहाँ पे प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है मकालू बरुन नेशनल पार्क में। तो मकालू बरुन दोनों क्लियर हो गया। मकालू बेसिकली यहाँ पर ये पहाड़ है ना, जो माउंटेन यहाँ पे प्रेजेंट है उसका नाम मकालू रख दिया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर जो वैली है उसका नाम बरुन वैली है। याद रखिएगा, वाटरफॉल, डीप गॉर्जेस, बहुत सुंदर से प्लांट्स, एनिमल्स की स्पीशीज़। उसके अलावा यहाँ पे एक कम्युनिटी पाई जाती है, शेरपा है, किरात कम्युनिटीज़ है, वो सारी कम्युनिटीज़ भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। वो सब यहाँ पे चर्चाओं में रहती हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। हालांकि माउंट मकालू के बारे में एक और बात बोली जाती है कि भाई इसको चढ़ना इतना आसान नहीं है। इसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत ही खतरनाक, कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ठोस है। तो वो भी हमको देखने को मिलता है। हार्श कंडीशंस है, तो इतना आसान नहीं हो पाता इस पर चढ़ पाना। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है, क्या अभी तक कोई नहीं चढ़ पाया? ऐसा नहीं है। सबसे पहली बार माउंट मकालू की चढ़ाई है वो फ्रेंच टीम की साइड से कर ली गई थी। एक फ्रेंच टीम है, फ्रेंच टीम को यहाँ पर लीड करने वाले व्यक्ति थे जीन फ्रैंको, ठीक है। तो जीन फ्रैंको ने यहाँ पर, आप कह सकते हैं, एक टीम को लीड किया था। जीन फ्रैंको ने लीड किया था, याद रखना है ये बात। उसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट लोग भी थे, क्योंकि ये लीड करने वाले व्यक्ति थे। लीड करने के साथ साथ इनका पूरा टीम था। टीम में 2 मेंबर और थे, लेनल टेरे एंड तीसरा यहाँ पर जीन कॉजी। तो ये यहाँ पर 3 मेंबर्स हैं। ये तीनों ने यहाँ पर चढ़ाई की, सक्सेसफुली यहाँ पर इसको कंप्लीट भी कर लिया था। अब रिसेंट की खबर क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने भी अभी माउंट मकालू की चढ़ाई की है। ये फोटो यहाँ पर करंट समय पर चर्चाओं में है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे आते हैं, अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। आज की पांचवी न्यूज़, सॉरी पांचवी कह रहा हूँ, चौथी न्यूज़ बहुत काम की है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक पत्ते के बारे में जिसको हम कहते हैं केंदू लीव्स। ये केंदू लीव्स दोस्तों चर्चाओं में बनी हुई हैं, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन यह है कि चर्चाओं में बनने के पीछे का रीज़न क्या है सर? यहाँ पर रीज़न यहाँ पर यह है कि कोरतपुर डिस्ट्रिक्ट जो है ओडिशा के अंदर, यहीं पर एक ब्लॉक है जिसका नाम है बोई पारुगुड़ा ब्लॉक। इस ब्लॉक के अंदर लोगों ने, आप इमेजिन करो, लोगों ने 4 लाख से ज़्यादा जो बंडल है इस केंदू पत्ते के, वो यहाँ पर कटाई करके रख लिए हैं। अब वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो ट्राइबल कम्युनिटीज़, वो आदिवासी कम्युनिटी करंट समय पर जो उड़ीसा में प्रेजेंट है, उनका काम यही है कि जंगलों से केंदू के पत्तों को तोड़ना, काटना, इसको मैनेज करना और इसको बेचना। इसी से यहाँ पर इनकी कमाई होती है। और ये सारा हक जो है ना कि जंगल से ये पत्ते तोड़ना, बेचना,
ये हक इनको खुद यहाँ पर एक कानून के जरिए मिलता है, उसका नाम है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। क्योंकि जब आप फॉरेस्ट राइट एक्ट को पढ़ोगे दोस्तों, तो इस एक्ट के अंदर में वेरियस चीज़ें मेंशन की गई हैं कि जो हमारे फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, जंगल में रहने वाले लोग, उनको अलग अलग प्रकार के जो अधिकार है वो प्रदान करे गए हैं इस फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर में, याद रखिएगा। समझ गए? फिर अब देखो एक बात और बोली जा रही है। तो न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इस ब्लॉक के लोगों ने 4 लाख से ज़्यादा बंडल्स जो है केंदू पत्ते के, वो यहाँ पर कटाई करके अपने पास में रख लिया है। अब ये चाहते हैं इसको बेचना, इसको सेल करना, ताकि इससे यहाँ पर इनको पैसा मिल जाए। तो ये वेट कर रहे हैं सरकार के नोटिफिकेशन का कि कब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दे, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पर इन पत्तों की बिक्री के ऊपर में एक रेगुलेशन सेट कर दिया है। तो ग्राम सभा ये चाहता है कि वो रेगुलेशन, वो जो सरकार ने करंट समय पर यहाँ पे कुछ नियम कानून और जोड़ दिए हैं, इसका व्यापार करना मुश्किल कर दिया है, उस चीज़ को वापस से पहले जैसा कर दिया जाए, यानी ट्रेड को वापस से डी रेगुलेट कर दिया जाए। ये यहाँ के लोग चाहते हैं, ताकि वो आराम से बिना कोई रोक टोक के केंदू के पत्ते जंगलों से निकालें, उसको मैनेज करें और बेचें। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि गवर्नमेंट ने रोका क्यों, और केंदू का पत्ता ये है क्या, केंदू लीफ? दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिए, केंदू लीफ को कई बार हम तेंदू लीफ भी कहते हैं, चाहे वो केंदू हो चाहे वो तेंदू लीफ हो। दूसरी चीज, इसको ओडिशा का ग्रीन गोल्ड बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो जरा कहीं पर, क्वेश्चन बन जाए ग्रीन गोल्ड ऑफ ओडिशा। आप कहोगे सर वो है केंदू लीफ, हम पढ़े हैं इसके बारे में। क्यों? क्योंकि इस पत्ते का इकोनॉमिकली और कल्चरली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। होता क्या एक्चुअली में, जो केंदू का पत्ता होता है ये एक नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, पत्ते ही तो हैं, पेड़ पे से तोड़ लिए पत्ते, वापस से आ जाएंगे, तो यहाँ पर ज़्यादा हमारे फॉरेस्ट को कोई नुकसान नहीं होता। तो हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज जो जंगलों में रह रही हैं, वो इन पत्ते को तोड़कर बेचते हैं, पैसा कमाते हैं। तो आप कहोगे इस पत्ते का करते क्या है लोग, क्यों बेचते हैं? दोस्तों इस पत्ते से बनती है बीड़ी। ठीक है, जो आपने यहाँ पर ये फोटो देखा होगा, इस पत्ते से बीड़ी को रोल किया जाता है ना, ये पत्ता है वो जिससे बीड़ी बनाई गई है। आई होप अब आपको यहाँ पर ये क्लैरिटी मिल रही है। बीड़ी के साथ साथ लोकल सिगरेट्स, उसके अलावा इस पत्ते में कई बार बोला जाता है मेडिसिनल वैल्यूज़ भी हैं, दवा की तरह यहाँ पर ये बीड़ी काम कर सकती है। ठीक है, साथ ही साथ में एक नेशनलाइज प्रोडक्ट है, जैसे बैम्बू होता है, साल सीड होता है ना, तो वैसे एक नेशनलाइज प्रोडक्ट है ये भी, केंदू भी। तो केंदू का जो कलेक्शन है, जो इसका जो व्यापार है, वो सरकार रेगुलेट करती है सर। तो यहाँ पे लोग चाहते हैं कि सरकार इतना ज़्यादा रेगुलेशन ना डाले, उसको डीरेगुलेट कर दे, हम अपने हिसाब से यहाँ पर मैनेज कर लेंगे, मतलब तोड़ेंगे पत्ते, बेच लेंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा, आराम से चल सकेगा। ये वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटीज़ का कहना है। समझ गए? तो वो चाहते हैं ये रेगुलेशन को हटा दिया जाए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है, जो केंदू का लीफ है दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि बताओ केंदू लीफ के प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं, भारत के अंदर उत्पादक कौन कौन है? ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम। ठीक है, तो ध्यान रखिए, सबसे पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये जो पर्टिकुलर स्टेट्स हैं, ये मेजर केंदू लीफ प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। ये वो राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा केंदू के पत्ते का उत्पादन करते हैं। और इन सब स्टेट्स के अंदर से, जैसे हमने स्पेसिफिकली अभी ओडिशा की बात की, तो ओडिशा कहाँ पर है? ओडिशा दोस्तों यहाँ पर तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है केंदू के पत्ते का। तो सर पहला और दूसरा कौन सा है? फर्स्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश, सेकंड है छत्तीसगढ़, वही सीक्वेंस में लगा रखा है। फर्स्ट मध्य प्रदेश, सेकंड छत्तीसगढ़, तीसरा यहाँ पर आपको ये ओडिशा देखने को मिलेगा। समझ गए? अब क्योंकि यहीं पर एक और वर्ड आता है, ट्राइबल राइट्स के बारे में दोस्तों डिस्कशन हो रहा है, तो थोड़ा सा ये भी जान के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर क्या बात हो रही है? ट्राइबल राइट्स के बारे में। वो कम्युनिटी कह रही है सर हमें हक है इस चीज़ का, तो हमारे पास में इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन मत लगाओ। क्योंकि मैंने आपको बताया फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में, 2006 का जो ये नियम है फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये क्या करता है? ये फॉरेस्ट राइट एक्ट जितने भी फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ है, वो कम्युनिटीज़ जो जंगलों में रह रही हैं, उनके अधिकारों की बात करता है। वो ये कहता है कि इनके पास में अधिकार है कि जंगल से जितने भी माइनर चीज़ें हैं जो बेसिकली जंगल को नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं, उसको कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे केंदू का पत्ता हो गया, उसको बेच सकते हैं। तो ये अधिकार उनको मिलता है। तो इस अधिकार पे किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों होता क्या है ना, ये तो 2006 का पूरी तरह से अधिकार देता है फॉरेस्ट ड्वेलर्स को, लेकिन इसी 2006 वाले नियम के अंदर 2012 में इसमें अमेंडमेंट हो जाता है, कुछ बदलाव कर दिए जाते हैं, संशोधन हो जाता है। तो 2012 के अंदर जब ये संशोधन हुआ, जब इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ, तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो यहाँ पर कम्युनिटीज़ हैं उनको और ज़्यादा सख्ती दी जाती है, मजबूत किया जाता है। अब ये बोला गया कि भाई यहाँ पर जो ये कम्युनिटीज़ है जो जंगल में रह रही हैं, वो क्या कर सकती हैं?
जंगल से जितने भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, जैसे केंदू का पत्ता, उसको प्रोसेस कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, बेच सकते हैं, बिना कोई यहाँ पर पैसा दिए, बिना कोई रॉयल्टी दिए, बिना कोई सरकार की परमिशन से। हालांकि यहाँ पर जब इसको निकाल कर बेचना हो, मतलब बेचना मतलब इसको ट्रांसपोर्ट करना हो, तो ट्रांसपोर्ट के लिए, इसके मूवमेंट के लिए थोड़ा परमिशन चाहिए होता है। वो परमिशन देता है, वो ऑर्डर देता है कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, फिलहाल गवर्नमेंट का रोल यहाँ पर थोड़ा सा कम कर दिया गया था। ज़्यादा ताकत 2012 में इन्हीं ट्राइबल कम्युनिटीज़ को दी गई थी, फॉरेस्ट डिवेलपर्स को दी गई थी। लेकिन आज यहाँ पर इस ट्रेड के ऊपर में जो रेगुलेशन गवर्नमेंट ने लगा दिया है, इस रेगुलेशन को हटाना चाहते हैं ये सभी लोग। फिर केंदू के पत्ते को लेकर अपने अपने राज्यों के अलग अलग लॉज भी हैं, जैसे ओडिशा के पास में भी यहाँ पर अपना लॉ देखने को मिल जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर इसको अगर ट्रांसपोर्ट करना हो तो उसके लिए इसका बीटी का ऑर्डर चाहिए, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, एनवायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ट्राइबल राइट्स की बात वही सेम चीज़ें दोबारा से यहाँ पर कह सकते हैं रिपीट हो रही हैं, तो उसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक, चलिए अगली खबर पर आते हैं। अगला न्यूज़ आर्टिकल भी बहुत शानदार है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक स्पीशी के बारे में दोस्तों, तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। स्पीशी कौन सी है, वो है पेंगोलिन। तो ये पेंगोलिन है आज के समय पर बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में। बहुत सारे एग्जाम में इवन पेंगोलिन के बारे में क्वेश्चन बन भी चुका है। क्या है मामला दोस्तों, पहले मैं आपको ये बता दूं कि सर ये खबरों में क्यों कवर किया जा रहा है। रीज़न ये है क्योंकि 2020 तक, अभी तक मैं आपको बताऊं 2020 तक क्या हो रहा था। ये जो पेंगुलिन आपको दिख रहा है, इस पेंगुलिन की ट्रैफिकिंग हो रही थी, लगातार तस्करी हो रही थी, इलीगल तरीके से व्यापार हो रहा था। इसके बॉडी पे जो कांटे दिख रहे हैं, लोग इसको काट लेते थे क्योंकि इनका यूज़ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के तौर पे देखने को मिलता है, दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। तो दुनिया भर में पेंगुलिन की तस्करी बढ़ रही थी। लेकिन दोस्तों 2020 में कोविड-19 आ गया, रिस्ट्रिक्शन लग गए, तो कोविड-19 की वजह से इन पेंगुलिन की तस्करी करंट समय पर थम गई है या कम हो रही है। तो कम हो चुकी है। अब दूसरे दूसरे प्रकार के लोग तरीके अपना रहे हैं, इनको स्मगल करने के लिए वो तरीके भी निकाले जा रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे करके अपने लॉज को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इन पेंगोलिन का कहीं से कहीं तक इस तरीके से इलीगल व्यापार ना हो सके। इनको प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा अधिक आवश्यकता है, क्योंकि आज से पहले देखोगे, लगभग कई साल पहले तो ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स भी पब्लिश हुआ करते थे। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है कि हम लोग 18 फरवरी को वर्ल्ड पेंगोलिन डे को भी ऑब्जर्व करते हैं। ये आप देख पाओगे कि पिछले कुछ समय पर भी 1000 से ज़्यादा जो पेंगोलिन्स हैं, इनकी हंटिंग की गई है, इनकी ट्रैफिकिंग हुई है इंडिया में, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। पेंगोलिन क्या होता है ये फोटो में आप देख चुके हैं ना। अब दोस्तों पेंगोलिन की जब बात होती है, तो क्योंकि एग्जाम में अब ये न्यूज़ नहीं पूछी जाएगी कि ट्रैफिकिंग कम हो गई है, लोग फिर नए तरीके अपना रहे हैं, उसको रोकने के लिए यहाँ पर नई नई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज काम कर रही हैं, ये नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या है, सबसे पहले पेंगुलिन के बारे में बात करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए पेंगुलिन की दोस्तों 8 प्रजातियां हैं। 8 प्रजातियां एग्जिस्ट करती हैं पूरे दुनिया में, जिसमें से 4 प्रजातियां जो हैं वो अफ्रीकन स्पीशी हैं और बाकी 4 प्रजातियां इसकी एशियन स्पीशी हैं। अफ्रीकन वाली की बात करते हैं तो इसमें से एक है ब्लैक बेलाइड पेंगुलिन, दूसरा है वाइट बेलाइड पेंगुलिन, तीसरा जायंट ग्राउंड पेंगुलिन और चौथा टेमनिक ग्राउंड पेंगुलिन। एशियन स्पीशी की बात करेंगे क्योंकि ये अफ्रीकन वाली हमारे काम की नहीं है, हमारे काम की है एशियन स्पीशी, और एशियन में भी केवल ऊपर की 2 काम की हैं, इंडियन पेंगुलिन और चाइनीज़ पेंगुलिन। तो इन पे ज़्यादा ध्यान रखना, इन वाली पे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो 8 प्रजातियां होती हैं, 4 एशियन और 4 अफ्रीकन। अब पेंगुलिन की बात होती है तो पेंगुलिन को ज़्यादातर जितने भी खेतों वाले हिस्से हैं जहाँ पे घास वगैरह अच्छी होती है, वहाँ पे रहना ज़्यादा पसंद है। कई बार जहाँ पे इंसान रह रहे हैं वहाँ पे भी ये पेंगुलिन्स पाए जाते हैं। अब क्योंकि हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो इंडियन पेंगुलिन की स्पीशीज़ की जब बात होती है दोस्तों, तो याद रखिएगा इंडियन पेंगुलिन कॉमन तरीके से कौन कौन सी जगह पे पाए जाते हैं। भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश के अंदर में इंडियन पेंगुलिन की स्पीशीज़ सबसे ज़्यादा कॉमनली पाई जाती है। क्वेश्चन बन जाए क्या इंडियन पेंगुलिन, क्योंकि सवाल ऐसे ही बन सकता है, और जिसको अगर ये नहीं पता होगा कि इंडिया के बाहर भी ये पाए जाते हैं, वो इस क्वेश्चन को गलत कर देगा। मान लो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ इंडियन पेंगुलिन इंडिया के अलावा क्या दूसरे देशों में पाई जाती है या इस देश में पाई जाती है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। मान लो हमें आइडिया नहीं तो कहेंगे इंडियन पेंगुलिन है तो इंडिया में ही पाया जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर गलत हो जाएगा। अब आपको पता है कि भाई यहाँ पर आप क्या ही ट्रिक लगाओगे। अब आप पता है कि आपको यहाँ इंडियन पेंगुलिन जो है इंडिया के साथ साथ नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश में भी देखने को मिल जाती है, क्योंकि इंडियन पेंगुलिन नाम है, क्योंकि मेजोरिटी में यहीं पर है तो ये एशियन ही पेंगुलिन ना, तो एक लॉजिक ये लगाया जा सकता है। समझ गए। अब जो ये पेंगुलिन्स हैं ये क्या करते हैं,
जो चींटियां हैं, छोटे मोटे कीड़े हैं, उसको खाने का काम करते हैं। तो आराम से जो पेस्ट कंट्रोल है, कीड़े मकोड़े हैं, उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखती है ये पेंगोलिन। प्रॉब्लम यह है कि पिछले कुछ समय पर इन पेंगोलिन्स को इलीगल तरीके से जो व्यापार होता है, इस समस्या का सामना करना पड़ा है। इनको बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है, इनके बॉडी के ऊपर जो लगे कांटे हैं, जो स्केल्स हैं, उसकी वजह से, जिनका इस्तेमाल मेडिसिन दवाइयों में किया जाता है, जो मैंने आपको बताया। कई बार इसको यानी इस पेंगुलिन को एज अ मीट के तौर पे कंज्यूम भी किया जा रहा है। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके जब जंगलों में यहाँ पर ये पाए जाते हैं, उन जंगलों को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। तो इसकी वजह से भी जो ये पेंगोलिन्स हैं, इनकी पॉपुलेशन घटती हुई नजर आ रही है। नाउ अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कंजर्वेशन स्टेटस का, कि सर पेंगोलिन को हमने किस तरीके से प्रोटेक्शन दी है, सुरक्षा दी है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हाँ इसकी पॉपुलेशन घट रही है, इतना खतरा है। वेरियस न्यूज़ आर्टिकल जगह जगह पे पब्लिश हो रहे हैं, इवन एक पर्टिकुलर डे डिसाइड कर लिया इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। समस्या है क्या? समस्या दोस्तों यहाँ पर यह है कि इस इंडियन पेंगोलिन का कंजर्वेशन स्टेटस यह है कि ये आईयूसीएन के अंदर एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। आज के समय पर ये जो प्रजाति है ये खतरे में है, इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो याद रखिए, आईयूसीएन के अंदर एंडेंजर्ड में है। कौन सा वाला? इंडियन पेंगोलिन, जो इंडिया के साथ साथ श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश के अंदर भी देखने को मिलता है। दूसरा यहाँ पर जो है वो है चाइनीज़ पेंगोलिन। मैंने बोला था कि इन्हीं दो पेंगोलिन्स के बारे में ध्यान रखना, उसके बाद यहाँ पर किसी की ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। तो चाइनीज़ वाला और खतरे में है, जिसको बोला गया क्रिटिकली एंडेंजर्ड। चाइना में है, खतरा में तो हो गई यार, है ना। समझ गए होगे कि क्यों कह रहा हूँ मैं। तो इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है। फिर बात यहाँ पर है तीसरा, कि इसको अलग अलग इंडियन लॉज के अंदर में प्रोटेक्शन के तौर पे आप कह सकते हैं। जब हम देखते हैं तो भारत में कुछ लॉज हैं, फॉर एग्जांपल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या बोलता है कि हम भाई इंडियन पेंगोलिन को स्केड्यूल 1 में कवर करेंगे। स्केड्यूल 1 में कवर करने के पीछे का रीज़न, स्केड्यूल 1 में कवर करने का मतलब यहाँ पर यह है कि सर हमने इसको हाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रखी है। कोई इसका शिकार करेगा नहीं करने देंगे, सज़ा दे देंगे, पेनल्टीज़ हैं उसके ऊपर में। ये है यहाँ पर इंडियन पेंगोलिन का प्रोडक्शन। और फिर ये आठों की आठों जो प्रजातियां हैं ना, इनके आयुसीएन को ध्यान मत रखो। पहले ही बोला मैंने, केवल इंडियन पेंगोलिन का और चाइनीज़ पेंगोलिन का आयुसीएन ध्यान में रखना। याद रख लेना, चाइनीज़ वाला ज़्यादा खतरा में है, इससे थोड़ा सा एक स्टेप नीचे है यहाँ पर इंडियन पेंगोलिन वाला। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ पर इंटरनेशनल प्रोटेक्शन की। तो इंटरनेशनल प्रोटेक्शन की जब बात करते हैं तो आठों की आठों जो प्रजातियां हैं पेंगोलिन की, इनको साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 में कवर किया है। यानी इनका जो इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह है, जो व्यापार वगैरह है, उसके ऊपर में ढेर सारे प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। ठीक है, ताकि यहाँ पर ऐसा ना हो इनका व्यापार हो रहा है, वहाँ पर भी जो इनकी पॉपुलेशन है वो अफेक्ट हो रही है, उस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पर ये काम किया गया है। ठीक, चलिए दोस्तों, अब आते हैं आज के हम अपने प्रैक्टिस शीट के ऊपर में। आप लोगों ने जो भी न्यूज़ मैंने डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट 5 न्यूज़, वो न्यूज़ को लेकर यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। इसमें से यहाँ पर ये चौथी वाली न्यूज़ आर्टिकल मैंने डिस्कस नहीं की है, तो ये छोड़ देना। बाकी जो यहाँ पे 4 खबरें हैं, इन चारों को लेकर इसका आंसर आपको ज़रूर से देना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? जो डिपो दर्पण पोर्टल है, ये इनिशिएटिव है कौन से मंत्रालय का? बताओ। उस मंत्रालय का नाम फटाफट नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख दो, वो क्या है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, इंडियन पेंगोलिन को आज के समय पर आईयूसीएन के अंदर में कौन सी लिस्ट में कवर किया गया है? बताओ इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन, जो भाखड़ा डैम है ये लोकेटेड है कौन से नदी के ऊपर में? ज़रा उस नदी का नाम बताओ। ठीक है, ये नदी के ऊपर में कौन सी नदी पे प्रेजेंट है ये बताना है। और ये जो भाखड़ा डैम है पंजाब हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे प्रेजेंट है, वो पढ़ ही चुके हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है? केंदू लीफ को लेकर। केंदू लीफ का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है किस चीज़ को बनाने के लिए? ज़रा वो बताइए। तो इन चारों क्वेश्चन के आंसर दो फटाफट, जल्दी जल्दी। चलिए, स्टॉप करो वीडियो को, पॉज करो, आंसर लिख दो नीचे कमेंट सेक्शन में। ज़्यादा से ज़्यादा इसके लोग आंसर लिखना, क्योंकि कल मैं फिर और भी बहुत सारे क्वेश्चन लगाऊंगा, पता तो चले कि हाँ पार्टिसिपेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए, इसके आंसर यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर यह है, मतलब आंसर यह है, जो इसमें हम बात करें दीपो दर्पण पोर्टल के बारे में। तो ये कौन सा मंत्रालय के अंदर में आता है? कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में आता है। अब बताओ दोस्तों, ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर में आता है? डिपार्टमेंट का नाम आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, इंडियन पेंगोलिन को आईयूसीएन के अंदर में कौन से लिस्ट में कवर किया गया है, ये आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन, जो भाखड़ा डैम है वो कौन से नदी पर है प्रेजेंट है? तो वो सतलज नदी पे प्रेजेंट है। इंडियन पेंगोलिन के बारे में मैंने पढ़ा था, ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। और जो चाइना वाला है वो थोड़ा ज़्यादा खतरे में है, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। ठीक है, फिर उसके बाद में केंदू लीफ के बारे में डिस्कशन किया। SECI के बारे में कल बात करेंगे हम। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल डिस्कस करेंगे।
केंदू लीफ के बारे में बात हुई, तो केंदू लीफ से सबसे ज़्यादा क्या बनाते हैं हम? बीड़ी बनाते हैं। ठीक है, जो एक प्रकार की लोकल सिगरेट भी है वहाँ पर, जिसका कंजम्पशन इस तरीके से किया जाता है। क्लियर? चलिए, ये था दोस्तों आज का हमारा पूरा का पूरा सेशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।